हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरक त्रिपाठी। और आज हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर, तो मैंने बोला था कि मैं थोड़े एग्जांपल्स कराऊंगा एफबीडी की और फिर हम लोग फ्रिक्शन पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन के बारे में। ठीक है, ये थीटा एंगल पे एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पर एक ब्लॉक रखा होगा मास m का। ठीक है, तो क्या इस पर हम लोग फोर्स लिख सकते हैं, क्या क्या लग रहे होंगे। एक तो इस पर फोर्स लग रहा होगा mg और दूसरा एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो हमको इसका एक्सीलरेशन बताना होगा कि डाउन द स्लोप कैसे जा रहा है। इसका हम लोग जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो इस पर फोर्स लग रहा है नीचे mg और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n। ठीक, तो यहाँ पे जो मैं ट्राइंगल बना, इस पे मैं ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक, और इसी को मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल बन जाएगा ये फिर से थीटा बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, कि ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक, तो फिर हम लोग इसके रिजोल्यूशन कर लेंगे mg के। तो एक हो जाएगा mg कॉस थीटा, क्योंकि एंगल के पास कॉस होता है, और यहाँ पर हो जाएगा mg साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो सरफेस है उस पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे n इक्वल्स टू mg कॉस थीटा, और जो हमारा इधर नेट फोर्स होगा एफ नेट, वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा नीचे, उसकी वैल्यू होगी mg साइन थीटा। तो हम लोगों को एक्सीलरेशन निकालना होगा, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी, एक्सीलरेशन हमारी आ जाएगी g साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या आता है, अगर ऐसे इसमें हम लोग जैसे मान लो एक हम लोग का एक रखा हुआ है ये इंक्लाइन प्लेन। ठीक, यहाँ पर मास रखा है m1। ठीक है, सॉरी शेप थोड़ा सा गलत हो गया। और यहाँ पर एक पुली अटैच्ड है, इससे होकर एक यहाँ पे मास लगा है m2। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल पुली वाला करते थे वैसे ही करेंगे, बस इसमें m जैसे वो हम लोग m2 माइनस m1 लिखते थे, फिर सॉल्व करते थे क्वेश्चन। हम लोग इसमें लिखते थे m1 प्लस m2 प्लस m1 इंटू जी, ऐसे लिखते थे हम लोग एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इनका साइन वाला कंपोनेंट लेना होगा हर बार, क्योंकि वो उसका इफेक्टिव वेट वही हो रहा होगा, क्योंकि इफेक्टिव फोर्स वही लग रहा होगा, तो वही इफेक्टिव वेट दे रहा होगा उसका। ठीक है, फिर जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था, पिछला केस दे रखा था m मास है। ठीक है, इस पर क्या है कि कैपिटल M मास का ये है इंक्लाइन प्लेन और स्मॉल m मास का ये है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से हम लोग कितना फोर्स दें तेज़ी से कि ये रेस्ट पे रहे अलॉन्ग द प्लेन। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली ये गिर जाएगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग F कितना दें। तो अगर हम F देंगे तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी F अपॉन m प्लस स्मॉल m, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम मान के हम लोग चल सकते हैं जिसका सेम एक्सीलरेशन होगा। अगर ये इसके रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट पे है ये ब्लॉक, तो ये सेम लेके चल रहे होंगे। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग जो तरीका है उसको हम लेने वाले हैं। पहला तरीका हम लोग बिना सूडो के सॉल्व करेंगे। आप लोगों को जो तरीका सही लगे उससे सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले। तो मैंने ये ब्लॉक बनाया m। ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है mg और लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। जब लोग नॉर्मल सॉल्व करते थे तो हम लोग mg के कंपोनेंट करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल को कैंसिल कर रहा होता था, जिसके कारण हमें आंसर सही से मिल रहा था। ठीक है, लेकिन इस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो रहा होगा और वो इसको रेस्ट पे रखने की कोशिश कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट इंक्लाइन प्लेन। तो नॉर्मल का हम लोग इस बार हम लोग कंपोनेंट करेंगे नॉर्मल के। ठीक, तो पिछली बार हमारा ये एंगल आया था थीटा। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल थीटा आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो n साइन थीटा बनेगा अलॉन्ग द सामने बनेगा, और ऊपर हमारा बनेगा n कॉस थीटा। ठीक है,
अब इस कंडीशन में क्या होगा, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एन जी, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा वर्टिकल मोशन वो एक भी हो नहीं रहा है, और जो एन साइन थीटा होगा वो होगा मास इंटू एक्सलेशन, मास और एक्सलेशन की वैल्यू क्या थी, एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए नहीं है, ठीक है। हमको फोर्स निकालना था बेसिकली कि कितने फोर्स से धक्का मारना है हमें, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ठीक। तो हम लोग इसको उधर ले जाएंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इंटू टैन थीटा, ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सूडो से भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक मैं अपने टाइम में सूडो से सॉल्व किया करता था क्योंकि मुझे थोड़ा चीज़ें ईजी लगती थी सूडो से। तो जब सूडो से सॉल्व करना होगा तो सॉरी मास थोड़ा टेढ़ा था, ठीक है। तब क्या करना होगा, इस पे एम जी लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और एक सीडो फोर्स लिख देता था मैं, एम ए, ठीक है। फिर इसके कंपोनेंट डिवाइड करता था मैं, तो ये एन कॉस थीटा होता था और ये एन साइन थीटा रहता था। फिर मैं लिखता था एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि मुझे सूडो से करना थोड़ा इजी लगता था उस टाइम। बट अब जब मैंने अपने ड्रॉप ईयर में और अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाए तो मैंने ये सीख लिया कि हाँ एन साइन थीटा ही दे रहा है हमें, तो हमें ऐसे सूडो से ज़बरदस्ती इस क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन मैं मेथड बता रहा हूँ, कुछ लोगों को याद रह जाए तो सही रहेगा, उनके लिए काम आ जाए। तो फिर हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक लिमिटिंग और एक काइनेटिक। लिमिटिंग हम लोग स्टैटिक भी लिख देते हैं, ज़्यादातर जगह में स्टैटिक ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी जानेंगे फ्रिक्शन कैसे वर्क करती है। फ्रिक्शन जो रहती है ये तीन टाइप की होती है, ठीक, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक, ठीक है। रोलिंग भी होती है, स्टैटिक जैसी चलती है वो, ठीक है। जब आएगी हम लोग के तब हम लोग पढ़ेंगे उसको, कि स्क्वायर बाय स्क्वायर बहुत बार आएगा वहाँ पे, ठीक। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है स्मॉल एफ, उसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू इंटू एन, ठीक। म्यू यहाँ रहा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ पर जैसी नीड पड़ेगी हम लोग वैसे उसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ जो काइनेटिक रहता है वो कम होता है, लिमिटिंग और स्टैटिक वाला थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक। तो ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हम लोग एक केस ले लेते हैं, ठीक है। ये रफ दे रखा है सरफेस, इसका म्यू एस है 0.4 एंड म्यू के है 0.36, ठीक है। 10 किलो का ब्लॉक रखा है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रिक्शन, हम लोग कैलकुलेट करते हैं एफ एल, सॉरी यार क्या ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो एफ एल जो लिमिटिंग आएगी वो होगी 40 न्यूटन्स, क्योंकि म्यू इंटू एन है, हम लोगों ने इसका वेट निकाला 100 और 0.4 से मल्टीप्लाई कर लिया। और फ्रिक्शन काइनेटिक मैक्स है हमारी 36 न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं ना भाई, एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स और हमारा फ्रिक्शन का ग्राफ बनाएंगे। उससे पहले मैं समझाना चाहूँगा फ्रिक्शन करता क्या है। फ्रिक्शन का बस एक काम है, ठीक है, उसको रिलेटिव मोशन को रोकना है, ठीक है। रोकना मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है, एक ही काम है उसका, ठीक। तो अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लो 10 न्यूटन को फोर्स लगा, तो फ्रिक्शन का एक ही मकसद है, उसका मकसद क्या है, इसको मूव नहीं करवाना। तो इसके पास टोटल कितना है,
टोटल ये मैक्स जा सकता है 40 न्यूटन तक, ठीक है। पर क्या ये 40 न्यूटन अपना पूरा यूज़ करेगा इसको रोकने के लिए? नहीं, इसका 10 में काम चल जाएगा। तो जब 10 न्यूटन लगाएंगे तब तक हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 10 रहेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता है, ठीक है। स्लोप यहाँ पे tan थीटा 45 डिग्री होगा, 1 होगा, जब तक लिमिटिंग ना पहुँच जाए, ठीक है। 40 न्यूटन हमारा लिमिटिंग है। जब हम लोग यहाँ 40 न्यूटन पे पहुँच जाते हैं तब यहाँ पे स्लाइट, जैसे हम लोग फोर्स बढ़ता है वैसे स्लाइटली ये डाउन होता है और फिर कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, 36 न्यूटन का, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम लोग क्या कह सकते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। पर अगर आपसे बोला जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो ये हमेशा सही नहीं है, ठीक है। जैसे ग्राफ का मैं कौन सा पोर्शन बोल सकता हूँ जहाँ पे ऐसा हो रहा होगा? देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पर स्टैटिक काइनेटिक से ज़्यादा है, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है एक पॉइंट पे एंड लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लो होता है, ठीक। तो तीनों कंडीशंस बन सकती हैं काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो जब भी अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन आए तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑलवेज़ ये ट्रू नहीं होती हैं चीज़ें। फ्रिक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग थोड़ा केस ले सकते हैं, 2 केसेस रहते हैं इंपॉर्टेंट, उससे ये चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। तो एक केस रहता है, एक मास के ऊपर स्मॉल m मास रखा हुआ है, ये वाला सरफेस जो है स्मूथ है, ठीक है। अगर इसमें फ्रिक्शन दे देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ये वाला रफ़ है जिसमें म्यू जो इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है और इसको हम लोग F से खींच रहे हैं या धक्का भी मार सकते हैं जैसा मन हो, ठीक है। तो हमें एक कंडीशन बतानी है कि कब तक दोनों मासेस साथ में चलेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग रियल लाइफ में भी केस देखेंगे तो 2 चीज़ें साथ में ही चल रही होती हैं, अनलेस हम लोग इतना तेज़ एक्सलेट कर दें कि वो ऊपर वाली चीज़ गिर जाए। तो इसके लिए हमें केस निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, एक नीचे बनेगा नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर बनेगा। तो हम लोग ऊपर वाले का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम मेनली, ठीक। इसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसको आगे बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन लग रही होगी, ठीक है। और जो फ्रिक्शन लग रही होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू इंटू एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू एम जी, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकती है, ठीक है। इसी को हम लोग एक्सेलरेशन के इक्वेट कर देते हैं कि जब तक साथ में चलेगा। तो F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M एक्सेलरेशन है, ठीक। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसमें से हम लोग मास को डिवाइड कर देते हैं तो म्यू जी आएगा, इसकी वैल्यू म्यू जी आएगी, ठीक। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक। मैक्सिमम फोर्स अगर जो फोर्स है इससे मैक्सिमम से एक्सीड कर गया तब क्या करना पड़ेगा? तब हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। तो जो हमारा छोटा ब्लॉक है उसका तो वही फ्री बॉडी डायग्राम फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू एम जी होगी, और इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या निकलेगा भाई? म्यू जी निकलेगा, ठीक है। और जो बड़ा ब्लॉक है उसके साथ क्या होने वाला है? बड़ा जो ब्लॉक है इसके साथ फोर्स तो आगे लग रहा होगा पर रिलेटिव मोशन अपोज कर रहा है। मतलब अगर ऊपर वाला जो ब्लॉक था, ठीक है, उसको आगे लग रहा था फोर्स फ्रिक्शन, क्योंकि वो आगे बढ़ाना चाह रहा था, पर इस केस में इस पर फ्रिक्शन पीछे लगना चाह रही है, ठीक है। और अब वो पूरा जो मैक्सिमम है उसको एक्सीड कर गया, तो जो फ्रिक्शन होगी इसको अपोज करने वाली उसकी वैल्यू होगी म्यू एम जी, ठीक। और ये कैपिटल M का मास है, तो उसका एक्सेलरेशन हमें जब लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे F माइनस एफ इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू ए। और तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इधर जब मैं इसको ले जाऊंगा, ठीक है, जो इसमें माइनस कर देंगे तो म्यू एम जी अपॉन में कैपिटल M, ये इसका एक्सेलरेशन आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और केस बनता है कि मान लो वैसा ही केस है, स्मूथ है, ठीक है, और ऊपर रफ है, इन दोनों के बीच का स्मॉल m है कैपिटल M है, इसको ऊपर से खींचा जाए, ठीक है, ऊपर फोर्स लग रहा हो। उस केस में क्या होता है कि अब नीचे वाले का हम एक्सेलरेशन, नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ईजिली बना लेंगे। इस पर फ्रिक्शन लग रही होगी आगे, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो आगे अपने आप कैसे बढ़ रहा होगा।
लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसकी वैल्यू आएगी म्यू स्मॉल एम जी, क्योंकि इनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, और नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल एम उसके कारण आ रहा होगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगी पूरे से, मतलब इस ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगी म्यू एम जी अपॉन में कैपिटल एम, ठीक है। और जब पूरा मास साथ में चल रहा होता है तो हम लोग लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन की हमारी वैल्यू आती है एफ इक्वल्स टू एम प्लस एम। तो हम लोग एक्सेलरेशन चेक करेंगे, अगर जो हमारी पहले एक सिस्टम मान की एक्सेलरेशन चेक करेंगे, और अगर वो म्यू एम जी की वैल्यू से बड़ी आ रही है तो उसका मतलब वो लोग अब साथ नहीं चलने वाले, वो लोग अलग अलग ट्रैवल करेंगे, उसके हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना के अलग से सॉल्व करेंगे। पर अगर इस फंक्शन को फुलफ़िल कर रही है तो वो हम लोग ऐसे अलग अलग चेक कर सकते हैं, वरना इसको हम लोग इक्वेट करके लिख सकते हैं कि f इक्वल्स टू, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम, और इधर पे क्या हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है। दोनों को हमने इक्वेट किया और इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो जब ये रहेगी कंडीशन, उस कंडीशन तक ये फॉलो हो रहा होगा कि ये लोग साथ में जा रहे होंगे उसके। लेकिन हम लोग बेसिकली क्या है, तुम लोग यहाँ पे अलग से चेक कर लेना दोनों वैल्यूज़, उसके बाद सॉल्व करना तुम लोग के लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा फ्री बॉडी जो हमारी फ्रिक्शन था, इसके बाद में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स के अलग से थोड़े क्वेश्चंस लेंगे। एंड मेरा थोड़ा लेक्चर लेट हो गया था, थोड़े ग्लिचेस वगैरह बहुत हो रहे थे, एंड लेकिन मैं अगली वीडियो जल्दी से आज डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू।